हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब टॉपिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट के बारे में और इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट आज इस वीडियो में देखेंगे। इसमें हम बेसिकली जो इसका कंपोजिशन है, जो इसमें लोकसभा राज्यसभा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर पार्लियामेंट की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट 5 के अंदर पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। अब आता है पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्लियामेंट में बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है प्रेसिडेंट भी हमारी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। देन लोकसभा एंड देन राज्यसभा। प्रेसिडेंट के बारे में हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मेंबर सिलेक्ट होते हैं और क्या क्या टर्म ऑफ ऑफिस होता है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट है राज्यसभा। तो राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस भी बोला जाता है और इसी काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। जो राज्यसभा होती है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करती है। यानी जो मेंबर सिलेक्ट होके आते हैं राज्यसभा के अंदर, वो जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 250 होती है, जिसमें से 238 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब है जो राज्यसभा में मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं वो लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट होते हैं, उनको इनडायरेक्टली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ के मेंबर्स इलेक्ट करके राज्यसभा के अंदर भेजते हैं। 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और वो भी आर्ट, साइंस या लिटरेचर या सोशल सर्विसेज की फील्ड से जो भी पर्सन होते हैं जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया हमारे देश के लिए, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो टोटल जो मेंबर हैं अभी राज्यसभा के अंदर वो 245 है और उसमें से 225 मेंबर्स इलेक्ट होके आए हों, 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के राज्यसभा के अंदर, उनको विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट करके भेजा जाता है। अगर इलेक्शन की बात करें तो जो इलेक्शन का जो सिस्टम प्रेसिडेंट की इलेक्शन के में यूज़ होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही सिस्टम राज्यसभा के इलेक्शंस को राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर सीट्स के अलोकेशन की बात करें तो हर एक स्टेट को सेम नंबर ऑफ सीट अलोकेट नहीं होती राज्यसभा के अंदर। ये पॉपुलेशन के आधार पर सीट बांटी जाती हैं। अगर किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सीट्स अलोकेट होती हैं। अगर किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसके अकॉर्डिंग उनको कम सीट अलोकेट होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें लगभग 1 या 2 सीट ही राज्यसभा की उन स्टेट्स को अलोकेट की जाती है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। अगर ड्यूरेशन की बात करें हम राज्यसभा की तो ये एक परमानेंट बॉडी होती है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे हर लोकसभा हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, वैसे राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। और इसके 1/3 मेंबर होते हैं, जो 1/3 मेंबर्स होते हैं, उनको हर दूसरे साल रिटायर कर दिया जाता है। अब वो रिटायर भी अगर टर्म की बात करें हम तो जो हर एक मेंबर जो इलेक्ट होके आता है राज्यसभा के अंदर, उसको 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट करके भेजा जाता है। आफ्टर 6 ईयर उसको रिटायर किया जाता है। ओथ की अगर हम बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन जिस भी पर्सन को अथॉरिटी देते हैं वही मेंबर्स को ओथ दिला सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें हम तो कोई भी पर्सन जो राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मस्ट बी नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि एज 30 या इससे अबाव होनी चाहिए, तभी कोई पर्सन मेंबर बन सकते हैं राज्यसभा का।
मस्ट बी रजिस्टर एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो हमारी चुनाव सूची होती है उसके अंदर एज ए इलेक्टर उनको रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। तो कोई भी पर्सन जो हमारे चुनाव सूची के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वही राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होता है। चेयरमैन की अगर हम बात करें तो जो चेयरमैन होते हैं वो हर एक जो सीटिंग्स होती हैं राज्यसभा की, जो मीटिंग्स होती हैं उनको हेड करते हैं, चेयर करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के, वही राज्यसभा का चेयरमैन का पदभार संभालते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन तो होते हैं लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं। कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ़ ही इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको तभी चेयरमैन के पद से हटाया जा सकता है जब उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाए। तो जो चेयरमैन है उनको पहले वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाना पड़ता, तभी उनको चेयरमैन के पद से हटाया जा सकता है। और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको वैसे तो वो वोट नहीं करते किसी भी मुद्दे पर राज्यसभा के अंदर, लेकिन उनको कास्टिंग वोट का राइट होता है। कास्टिंग वोट का मतलब है अगर मान लो अगर किसी भी एक मुद्दे पर जो हमारे जो हाउस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और दोनों तरफ से जो वोट पड़ी हैं वो इक्वल हो गई, यानी टाई हो गया दोनों पार्टीज़ के अंदर, तो फिर चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो अपनी वोट कौन से पार्टी के अंदर पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। तो उनकी वोट डिसाइड करती है किसी भी मुद्दे पर कि कौन सी पार्टी की जीत होती है। उसके बाद आते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये भी क्या होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक को इलेक्ट कर लिया जाता है और ये राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। ये अगर चेयरमैन एब्सेंस है तो उनकी एब्सेंस में जो भी चेयरमैन के फंक्शन हैं वो सब डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म करते हैं। इनको भी रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता राज्यसभा के अंदर, वो भी इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के साथ। लेकिन रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में राज्यसभा में लाने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस डेप्यूटी चेयरमैन को भेजना पड़ता है। आर्टिकल 89 के अंदर राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के होने की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा। लोकसभा को पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है और इसी को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, क्योंकि जो लोकसभा होती है वो हमारे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो भी मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं लोकसभा के अंदर वो लोगों के द्वारा इलेक्ट करके वहाँ भेजे गए होते हैं। इसलिए ये पीपल जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हर एक मेंबर। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की 550 होती है, जिसमें से 530 जो सीट्स होती है वो स्टेट्स को अलोकेट की जाती है और जो बाकी 20 सीट्स बच गई वो यूनियन टेरिटरीज़ को अलॉट की जाती है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो टोटल मेंबर्स जो हमारी लोकसभा के अंदर वो 543 हैं, उसमें से 524 हमारे मेंबर स्टेट से आते हैं और 19 मेंबर्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज से हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जो इलेक्शन होता है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है कि हर एक इंडिविजुअल को वोट देने का राइट होता है। तो जो वोटिंग एज है पहले हमारी कंट्री में 21 ईयर्स थी, उसको घटा करके 18 ईयर्स कर दिया गया था और ये 1988 के अंदर किया गया था। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें जो वोटिंग करने की जो एज है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। अगर लोकसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शन की बात करें तो उसका नाम है फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये इलेक्शन का नाम है। जो हर एक मेंबर होता है, जो मेंबर होता है लोकसभा के अंदर, वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। यानी हर एक मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा के अंदर।
लोकसभा के अंदर भी पहले ये प्रोविज़न था कि 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है कोई भी ऐसा पर्सन जिसके जो पहले जो उनके जो जैसे पेरेंट्स में से कोई भी एक मदर फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो जो उनकी लीनिएज चलती आ रही है उसमें कोई भी अगर ब्रिटिश ओरिजिन से है तो उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। तो इस कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा के अंदर। लेकिन 2020 के अंदर जो हमारा 104th अमेंडमेंट आया था उसमें इस प्रोविज़न को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। अब मेंबर्स नॉमिनेट नहीं किए जाते एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा के अंदर। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 5 इयर्स इसकी ड्यूरेशन होती है लोकसभा की। जब भी इसकी फ़र्स्ट मीटिंग होती है इलेक्शन के बाद, जो फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की, वहीं से 5 साल तक के लिए ये फंक्शन करती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इसको वैसे बीच में भी डिसॉल्व किया जा सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं वो भी, अगर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है और फिर से फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं। वैसे नॉर्मल टर्म की बात करें तो 5 इयर्स होती है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सेम जो भी मेंबर है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसकी एज है 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, 25 और 25 से अबव एज होनी चाहिए। अब जो लोकसभा के अंदर जैसे हमारी राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन थे, वैसे ही लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। जो स्पीकर होते हैं इनको भी जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक मेंबर को एज अ स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की जाती है और स्पीकर को भी हटाया जा सकता है। उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है लोकसभा के अंदर इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के साथ, और उसके लिए भी 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना होता है स्पीकर को। अगर स्पीकर के रोल और पावर्स की अगर हम बात करें तो स्पीकर लोकसभा के हेड होते हैं और ये गार्जियन भी होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं हमारी लोकसभा के, उनके पावर्स और उनके जो प्रिविलेजेस उनको दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उनको गार्ड करने का काम भी स्पीकर का होता है। एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ अ कोरम। स्पीकर के पास पूरी पावर होती है, वो किसी भी मीटिंग को रोक सकते हैं। एडजर्न करने का मतलब है किसी भी मीटिंग को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए रोक देना, जैसे कुछ घंटे के लिए रोक देना, कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए मीटिंग्स को रोक देना। तो ये पावर स्पीकर के पास होती है। कोरम का मतलब होता है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर टोटल जो स्ट्रेंथ है हमारे हाउस की उसका 1/10 भी मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं। हैज़ कास्टिंग वोट राइट। सेम चेयरमैन के जैसे चेयरमैन को वैसे नॉर्मल इश्यूज़ पर चेयरमैन वोट नहीं करते, वैसे ही स्पीकर भी अगर नॉर्मल वोटिंग चल रही है तो वो वैसे वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनको कास्टिंग वोट का राइट होता है। अगर किसी दोनों पार्टीज़ के बीच में अगर टाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस केस में स्पीकर वोट कर सकते हैं। प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो कई बार क्या होता है, एक बिल पर अगर दोनों हाउसेस में सहमति नहीं बनी है तो प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग बुला ली जाती है दोनों हाउसेस की। जो ज्वाइंट सीटिंग वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन उनको जो हेड करते हैं, उसके जो हेड होते हैं ज्वाइंट सीटिंग के, वो स्पीकर होते हैं। डिसाइड वेदर बिल इज़ मनी बिल और नॉट। तो स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है वो मनी बिल है या नहीं है, और स्पीकर खुद अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं कि हाँ ये बिल मनी बिल है, तभी वो प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है।
अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ऑफ लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शंस। तो हमारी पार्लियामेंट में भी कई तरह की कमेटीज़ बनाई जाती है। सारे जो पार्लियामेंट में जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनती है, उनको सुपरवाइज़ करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई जाती है। तो उन कमेटीज़ के चेयरमैन को अपॉइंट करने का राइट भी स्पीकर के पास होता है और वो हर एक कमेटी के फंक्शंस को सुपरवाइज़ करते हैं। Motion of removal of speaker can be considered and discussed only when it has the support of at least 50 member। तो स्पीकर को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाता है लोकसभा के अंदर, उसको कंसिडरेशन में लाने से पहले यानी उस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले भी 50 मेंबर्स का कम से कम उसके लिए सपोर्ट चाहिए। अगर 50 मेंबर्स फेवर में है तभी रेजोल्यूशन लाया जाता है। 7th रैंक होती है स्पीकर की, सेम एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर नेक्स्ट है हमारे डेप्यूटी स्पीकर, इनके जो इलेक्शन की डेट होती है वो स्पीकर के द्वारा फिक्स की जाती है। स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करते हैं। और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो स्पीकर की एब्सेंस में उनकी सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी राइट, जो भी पावर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की होती हैं, तो उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर को भी वो सब कुछ राइट, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मिलते हैं। नेक्स्ट स्पीकर प्रोटेम क्या होता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो स्पीकर होते हैं, जब हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस से पहले, तो उस टाइम पे जो स्पीकर की जो चेयर होती है वो भी वैकेंट हो जाती है। तो जब भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है तो उसके लिए जो फर्स्ट अगर मीटिंग होती है, जो इलेक्शंस के बाद जो नई लोकसभा बन के आती है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उस टाइम पे भी किसी न किसी स्पीकर की ज़रूरत होती है। लेकिन जो लास्ट जो स्पीकर थे वो उसी टाइम पे उस जो हमारी लोकसभा भंग हुई थी उसके साथ ही उनकी पोस्ट भी वैकेंट हो जाती है। तो जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लोकसभा की जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी भी एक मेंबर को स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट कर देते हैं। और जो स्पीकर प्रोटेम होते हैं उनके पास, जो स्पीकर के पास जो पावर होती है वो सारी पावर्स भी स्पीकर प्रोटेम के पास होती है। और जो नई लोकसभा बन के आती है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसको हेड स्पीकर प्रोटेम ही करते हैं। और जो भी जितने भी मेंबर्स आते हैं नई लोकसभा के अंदर, सबको ओथ दिलाने का काम भी स्पीकर प्रोटेम का ही होता है। लेकिन ये टेम्परेरी ऑफिस होता है। जब नई लोकसभा आती है उसमें से जब नया स्पीकर चुन लिया जाता है तो उस टाइम पे स्पीकर प्रोटेम का ऑफिस सीज कर दिया जाता है। तो ये एक टेम्परेरी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर जो सारे फंक्शन है वो जो न्यूली इलेक्टेड स्पीकर होता है फिर सारे फंक्शन स्पीकर के वही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है लीडर ऑफ द हाउस। यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, या फिर कोई भी मेंबर जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीडर बनाते हैं हाउस का, वो हाउस के लीडर कहलाते हैं। नेक्स्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो एक तरह से जो गवर्नमेंट होती है उनकी जो अपोजिशन का लीडर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारी कंट्री के लिए भी। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनको एक तरह से अगर वो क्रिटिसिज्म, अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो उनको अच्छे से क्रिटिसाइज़ करने का पूरा राइट होता है अपोजिशन के लीडर के पास। तो एक तरह से ये अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है विप। तो विप क्या होते हैं? ये इसका कोई जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ये बेसिकली कोई ऑफिशियल होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल हो सकते हैं। हर एक पार्टी का अपना एक ऑफिशियल होता है जो उस पार्टी के सारे टास्क को मैनेज करते हैं और एक डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं पार्टी के अंदर। अपॉइंटेड बाय पॉलिटिकल, तो ये हर एक पार्टी का अपना अलग से होता है और हर एक पार्टिकल अपने ऑफिशियल को अपने हिसाब से अपॉइंट करते हैं। जो लोकसभा है हमारी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से एग्जिस्टेंस में है। और इसमें जो फर्स्ट स्पीकर थे वो फ्रेडरिक वाइल थे और जो डिप्टी स्पीकर थे उस टाइम पे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे।
फिर 1925 के अंदर विट्ठल भाई पटेल स्पीकर बनते हैं लोकसभा के। ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, लेकिन अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें हम, तो जो फर्स्ट स्पीकर थे हमारी कंट्री के वो जीवी मावलंकर थे। जो डिप्टी स्पीकर थे वो अयंगर थे। स्पीकर जो होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी से ही होते हैं, और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से ली जाते हैं। एक्चुअली 2010 से पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों ही मेजॉरिटी पार्टी से होते थे। लेकिन 2011 से 10 के बाद ये कर दिया गया कि जो भी अब न्यू लोकसभा इलेक्ट होके आएगी उसमें जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो अपोजिशन पार्टी से ही इलेक्ट होंगे। तो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम पार्लियामेंट का जो भी हमारे टॉपिक्स अभी बच गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू।